नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर श्रीमान जीएस क्लासेस में। और आज है 8 जनवरी 2023 और आज के तारीख से जितने भी समाचार ऐसे होते हैं जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं मिस्र, स्पेन, वियतनाम और लाओस, जिसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है मिस्र। दोस्तों, जो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे और इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो अपने देश के 16वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये जो है मिस्र के हैं। तो मिस्र के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको मैप में मिस्र दिख रहा होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं। इसके सराउंडिंग के जो चारों ओर के जो देश हैं वो पहला जैसे आपका लीबिया है, फिर आपका सूडान पड़ता है, उसके बाद सऊदी अरबिया है, फिर जॉर्डन पड़ता है, इजराइल के साथ में गाजा पट्टी भी है। तो ये कुछ देश हैं जो इसके चारों ओर के देश हैं। बात करते हैं समुद्र की, तो एक तरफ इसके लाल सागर है और दूसरी तरफ इसके ये मेडिटेरियन सी है, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। इसकी राजधानी है काहिरा। काहिरा एक सबसे बड़ा शहर है इस मिस्र के अंदर, जो इसकी राजधानी भी है। अगर बात करते हैं इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा जो है इसकी है वो है मिस्र पाउंड। मिस्र पाउंड है। तो ये जो दो चार चीज़ें हैं इनको हम ध्यान में रखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये है आपका देश का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत कहाँ हुई। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला, और जो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो पहला होता है वो स्टैटिक्स जीके में हमेशा पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, तो उसे हमें ज़्यादा अपने माइंड में रखना होता है। और ये है देश का पहला समावेशन महोत्सव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अब इसमें से जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा में देश का जो पहला समावेशन महोत्सव है, जो पर्पल फेस्ट है, वो मनाया जाएगा गोवा में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो आयोजन है, ये जो प्रोग्राम है, ये गोवा में मनाया जाएगा, जो 6 से 8 जनवरी के बीच में मनाया जाएगा। और इसमें जो प्रोग्राम है, जो फेस्टिवल है, वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। और इस दिव्यांगजन के तरीक़ों में ये सबसे पहला प्रोग्राम ऐसा कोई इंडिया के अंदर मनाया जा रहा है। इसमें ऑल इंडिया पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी, यूनिफाइड बीच क्रिकेट होगा, ब्लाइंड क्रिकेट होगा और पर्पल आई रन मैराथन भी होगा इसमें। और जो इसके मुख्य वक्ता होंगे वो अपने देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI हैं, DY चंद्रचूड़, वो होंगे। और पर्पल जो कलर होता है वो दिव्यांगता का सूचक होता है, इसीलिए इस त्यौहार का जो ये कार्यक्रम है, फेस्टिवल है, इसका नाम पर्पल फेस्ट रखा गया है, पर्पल फेस्टिवल है। और बात करते हैं यहाँ पे गोवा के बारे में। तो गोवा आप जानते हैं कि ये एक तटीय राज्य है, और इस तट को क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं। जो मैप में आप देख सकते हैं कि जो ये एरिया पूरा है, इसको कोंकण तट बोला जाता है। और जिस वजह से पश्चिम भारत में इसे कोंकण नाम से भी जाना जाता है। इसकी सीमाएं सिर्फ देश के 2 राज्यों से मिलती हैं, जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक। बात करते हैं इसकी स्थापना से, तो इसकी जो स्थापना है वो 23 मई 1987 को हुई थी। और ये अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं था, यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। और पुर्तगालियों के शासन खत्म होने के बाद 30 मई 1987 को ये भारत का हिस्सा बन गया। राजधानी इसकी पणजी है और इस समय जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं प्रमोद सावंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंगला नोंग पोकथोंग किस राज्य से संबंधित है। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक रिवर फ्रंट साइड का पार्क है जो अभी लॉन्च हो गया है, और ये कहाँ का है, मणिपुर का है, मेघालय, त्रिपुरा या असम। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका वो हो जाता है मणिपुर। मणिपुर में अभी एक रिवर फ्रंट साइड जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है वो अभी लॉन्च हुआ है। तो ये कंगला नोंग पोकथोंग जो है ये अपने आप में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर जो है, मणिपुर का जो विलय है भारत में 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। राजधानी इसकी इम्फाल है। राज्यपाल इसके LA गणेशन है और मुख्यमंत्री यहाँ के N बीरेन्द्र सिंह है, जो भाजपा के मेंबर हैं। और बात करते हैं इसके चारों ओर के
राज्यों के बारे में, तो आप एक तरफ इसका नागालैंड पड़ता है और फिर यहाँ पे असम आ जाता है, और असम के बाद यहाँ पे मिज़ोरम इसके सराउंडिंग में पड़ जाता है। तो ये, और इसके साथ में यहाँ एक म्यांमार की सीमा भी इससे साथ में लगती है। तो ये इसके सराउंडिंग सीमाएं हैं जो इन चीज़ों को छूती हैं, नागालैंड, असम और मिज़ोरम के साथ में, और इधर आपका आ गया म्यांमार। अब मणिपुर में जो कंगला नोंगपोंग थोंग है, इसमें जो पीएम मोदी हैं उन्होंने इस देश के जो राज्य मणिपुर है उसके मुख्यमंत्री को बहुत बधाई दी है। और ये जो मेन चीज़ है कि ये किस नदी पर बनाया गया, तो ये इम्फाल नदी के ऊपर पूर्वी तट पर बनाया गया है, जो इम्फाल स्मार्ट सिटी के द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न आपका है, वाटर विजन @2047 किससे संबंधित है? पेयजल से संबंधित है, सिंचाई जल से संबंधित है, या बाढ़ के जल को सुरक्षित करने से, या सारे सही हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सभी सही हैं, क्योंकि जो वाटर विजन 2047 है, इसमें सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक पहुँचते पहुँचते देश में हर एक तरीके की जल की सुरक्षा होगी, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो खेती के लिए सिंचाई का जल हो, चाहे वो बाढ़ का जल है जो नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है, उसकी सुरक्षा हो, उसको सिक्योर करना हो, सभी के बारे में वाटर विजन 2047 ये संबंधित है। और ये अभी मनाया गया है भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो इसमें अभी ये 25 वर्षों का जो अमृत यात्रा है उसकी शुरुआत है कि 25 वर्षों में इसको पाया जाएगा। और ये ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम वाटर विजन @2040, जो इस सब्जेक्ट के साथ में सारे जो मंत्री हैं, भारतीय राज्य मंत्री का ये वार्षिक सम्मेलन था, ये 2 दिन का मनाया गया है। ठीक है, तो वाटर विजन से संबंधित है जल की सुरक्षा के लिए, वाटर सिक्योरिटी के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 5 है, जेब्रा फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं डेनियो रेरियो, लेबिया रोहिता, तोर पिथोरा, रोज विल्ड, फेरिस्टॉर्स। ये सारे मछलियों के ही वैज्ञानिक नाम हैं, लेकिन जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वो आपका राइट आंसर है, बन जाता है डेनियो रेरियो। अब इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अभी वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा पता चला है कि इसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं, ऐसे इसके अंदर विटामिन्स हैं जो मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जेब्रा फिश का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपने देखा कि डेनियो रेरियो है, और छोटी सी मछली होती है जिसके ऊपर जेब्रा टाइप से लगा होता है, और इसके अंदर जितने भी अंग होते हैं वो मनुष्य के समान ही होते हैं। जेब्रा फिश में मनुष्यों के समान ही प्रमुख अंग और उत्तक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जो रीढ़ की हड्डी है, आँख है, हृदय है, मस्तिष्क है, ये सभी जो है मनुष्य की जो जितने सारी चीज़ें हैं इनको ठीक करने में इसका योगदान होगा। इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए जेब्रा फिश जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाती है हमें याद करने के लिए। एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि इसमें जो मनुष्य की आनुवंशिक संरचना है उसका 70% लगभग इससे मछली से मिलती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है पराक्रम दिवस, शहीद दिवस, सेना दिवस या वीर दिवस। आपका इसमें जो ऑप्शन ए है पराक्रम दिवस, ये राइट आंसर हो जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस को जो इस बार 126वीं जयंती मनाई जाएगी, तो ये 23 जनवरी को है, ये मनाया जाएगा अपने गणतंत्र दिवस के पहले ही। तो इसके बारे में हम और आगे जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र का जो जन्म है वो 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक शहर में, जो पड़ता है उड़ीसा में। और ये नेताजी की 126वीं जयंती है। और ये कौन मनाएगा? सशस्त्र बलों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति होगी, जिसमें जनजातीय नृत्य महोत्सव भी होगा। आदि शौर्य पूर्व पराक्रम का ये 23-24 जनवरी को मनाया जाएगा। नई दिल्ली के अंदर मनाया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो इसलिए, और आप जानते हैं कि जो नेताजी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, जिन्होंने जापान में ही काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए चीज़ें करी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कानपुर, कोटा
तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है नई दिल्ली। जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इन्होंने 1 वीक 1 लैब का अभियान शुरू किया है नई दिल्ली से। क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो 1 वीक 1 लैब अभियान है, इसका शुभारंभ हुआ है CSIR लीडरशिप सम्मेलन के द्वारा। और इस कार्यक्रम में तकनीकी सफलताओं एवं नवाचार क्या होते हैं, जो नए नए चीज़ें आविष्कार होती हैं वो, तो ये नई नई चीज़ों का जो आविष्कार है उसको बढ़ावा मिले, इसके द्वारा ये जो अभियान है, देश में जितने 37 जो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं हैं, जो CSR है, इसके करीब 37 प्रयोगशालाएं पूरे देश के अंदर हैं। और ये उन सब में आयोजित किया जाएगा 1 वीक 1 लैब अभियान, जिसमें विशेषज्ञता, नवाचार, तकनीकी सफलता, ये चीज़ें वहाँ पे प्रदर्शित की जाएंगी। और ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम होगा, जिसमें जितने सारे स्टार्टअप हैं, छात्र हैं और समाज के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जगह मिशन किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है उड़ीसा। जो जगह मिशन है वो उड़ीसा से संबंधित है। जगह मिशन का काम होता है झुग्गी झोपड़ी हटाना। ये झुग्गी झोपड़ी हटाने से संबंधित वर्क करता है और ये मिशन उड़ीसा का है। जान लेते हैं इसके बारे में और बहुत कुछ। इसमें जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है 2023 वाला, वो मिला है जगह मिशन को, इसलिए आज यहाँ पे इसकी बात हो रही है। और ये जो हैबिटेट मिशन का जो अवार्ड है वो देता है आपका UN हैबिटेट के साथ में, ठीक है। तो वर्ल्ड हैबिटेट जो संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त चैरिटी संगठन है। और जगह मिशन उड़ीसा में सबसे बड़ी भू स्वामित्व झुग्गी उन्नयन योजना है। विश्व में सबसे बड़ी योजनाओं में से ये एक है जगह मिशन। इसमें होता क्या है कि जो शहरी गरीब हैं उनके रहन सहन में सुधार करना, उनको सामाजिक समानता में बढ़ावा देना। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का जो नेतृत्व है उड़ीसा सरकार का जो आवास और शहरी विकास विभाग है, इसके द्वारा किया जा रहा है। और मेन इसका जो उद्देश्य है उड़ीसा सरकार का, वो है झुग्गी मुक्त राज्य बनाना उड़ीसा को। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा जो है अपने देश के पूर्वी तट का राज्य है, जिसके पूरब में पूरब में इसके बंगाल की खाड़ी है और उत्तर में इसके वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, फिर पड़ता है इसके छत्तीसगढ़ और फिर आता है तेलंगाना। इसके बीच में पड़ता है उड़ीसा। और इसकी जो गवर्नर हैं, जो इसके राज्यपाल हैं, वो हैं गणेशी लाल। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा उड़ीसा के बारे में। चलते अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शंस हैं वो हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर। और इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। देश का जो सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट है, जो आपके तरल पदार्थ होते हैं जो जिसमें हानिकारक चीज़ें बह के जाती हैं, ऐसे पानी का निपटान करना, पानी को साफ़ करके नदियों को पहुंचाना, ऐसा जो कोई प्लांट है, तो देश का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। और ये जो है तिरुपति नगर निगम, जिसे MCT है शॉर्ट में बोलते हैं इसको, इसके द्वारा स्थापित किया गया है। और ये जो टेक्निकी है, जो इसमें टेक्निकी इस्तेमाल की गई है, उस टेक्निक का नाम है फाइटोरिट तकनीकी। फाइटोरिट तकनीकी जो है जो CSR के वैज्ञानिक हैं, CSR के वैज्ञानिक और नीरी के वैज्ञानिक, इन्होंने इस चीज़ को विकास किया है, इसका डेवलप किया है, इसको फाइटोरिट तकनीकी को। जो CSR होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है। और नीरी जो है वो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। इन दोनों ने मिलकर के फाइटोरिट तकनीकी का विकास किया है, जिसके द्वारा ये जो तरल अपशिष्ट होते हैं उनका निपटान किया जाएगा। अब बात करते हैं अपने देश की। तो अपने देश में विभिन्न प्रकार के बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जल के लिए इसका उपयोग तेज़ी से किया जा रहा है। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो जीवाणुओं के द्वारा ख़त्म की जा सकती हैं, वो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं। और जो नहीं सड़ती हैं, पड़ी रहती हैं सालों दर सालों, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और यहाँ पे बात होती है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के
एक तरफ तो उड़ीसा पड़ता है, यहाँ पे उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना आता है, और तेलंगाना के बाद कर्नाटक, और यहाँ पे तमिलनाडु इसके साथ में पड़ता है। तो इसके ये आंध्र प्रदेश के सराउंडिंग जो है वो सीमावर्ती राज्य हो, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये हैं इसके चारों ओर के देश। राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। राज्यपाल इसके विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, और इसके मुख्यमंत्री जो हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और बात करते हैं अगर इसकी स्थापना की, तो स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ऑफिशियल बर्ड जो है, जो इसका राजकीय पक्षी है, वो रोज रिंग्ड पैराकीट है। तो ये हो गया आपके आंध्र प्रदेश के बारे में। तो ये देश का सबसे पहला बड़ा तरल संयंत्र स्थापित करेंगे, जिससे निपटान किया जाएगा हानिकारक तरल पदार्थों का। अब ये है प्रश्न नंबर 10, इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, ये पूछा जाता है। तो इसमें जो इसके ऑप्शन है थोड़ा गलत हो गए हैं। बात करते हैं जो वाइब्रेंट जो प्रोग्राम है, ये वाइब्रेंट जो प्रोग्राम है ये है गांव के लिए विकास, गांव के विकास के लिए किया गया है इसका। ठीक है, गांव में जितने विकास होते हैं उनके बारे में है, और वो ऐसे गांव होने चाहिए जो अपने देश की सीमा के चारों ओर के गांव हैं। अपना जो देश भारत है उसके चारों ओर के जितने सारे गांव हैं जो करीब 10 या 20 किलोमीटर दायरे में पड़ते हैं, उनके अंदर बुनियादी सेवाएं देना, चाहे वो इंटरनेट की फैसिलिटी हो, चाहे वो उनके आवास हों, या जो भी चीज़ें जो बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं उनको वहाँ पे देना, ये भारत का एक जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है सीमावर्ती गाँवों का विकास से संबंधित है। अब इसमें बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें जितनी सारी कनेक्टिविटी है, उसका आना जाना है, रोड्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे लाना। और इसमें पहला जो चरण है उसमें 50 गाँवों को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 14 गाँव जो हैं वो चीन की सीमा पर हैं। और ये कार्यक्रम की जो घोषणा है वो 2022-23 में की गई है। बजट में जो बजट आपका 2022-23 का उसमें वाइब्रेंट विलेज की घोषणा की गई थी। और इसमें ऐसे गाँव को शामिल किया जाएगा जो देश की सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। ठीक है, जो 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे उनके विकास के लिए, उनको बुनियादी सेवाएं देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। अब ये साथ ही जो गृह मंत्रालय है उसने क्या किया कि पर्यटन और ग्रामीण विकास, ये मंत्रालयों को एक साथ जोड़ दिया है कि यहाँ पर्यटन का भी यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, गांव का विकास भी यहाँ पे होने चाहिए। और अगर बात करते हैं इसके तहत जो सीमा से लगे 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 117 जिलों के 460 ब्लॉकों को शामिल किया गया है, जिसका हम नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है सीमावर्ती गाँव के विकास से है, जिसमें गृह मंत्रालय ने पर्यटन विभाग और ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है इनको एक साथ जोड़ा है। और जिसमें चीन के सीमा से लगे 14 गांव हैं। और पहले चरण में 50 गांव को लाया गया है, और इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमावर्ती चीज़ें हैं, सीमावर्ती गांव हैं, उनको 117 जिलों के 460 ब्लॉकों को शामिल किया गया है, जो बन जाता है अपना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।